नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर दीपक और आप सुन रहे हैं मौत का खेल। यह पार्ट 9 है। अब आगे। मैं किचन से बाहर निकल आया। एक संभावना पर मार्था से विचार नहीं किया था। मैं चाहे अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर न जाऊं, लेकिन शांता तो मुझसे अपना काम ना बनता देखकर मुझे किसी भी क्षण नौकरी से निकाल सकती थी। इमारत के मुख्य द्वार के समीप मेरा डॉक्टर कश्यप से सामना हो गया। मैंने एक मुस्कुराहट के साथ उसका अभिवादन किया और उसके साथ इमारत से बाहर निकल आया। पोर्टिको में अपनी कार के समीप आकर वह ठिठका। वह मेरी ओर घूमा। कुछ क्षण वह मेरे चेहरे का निरीक्षण करता रहा और फिर बोला, क्या नाम बताया था तुमने अपना? विमल। मैं तत्परता से बोला, आज तुमने बहुत तारीफ के काबिल काम किया है विमल। तुम्हारी सावधानी की वजह से ही आज सर गोकुल दास एक भारी दुर्घटना का शिकार होने से बच गए हैं। सर गोकुल दास तो कृतज्ञता प्रकट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनकी ओर से मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। अब तो शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैंने तो केवल अपना फ़र्ज़ निभाया है। मैं लेडी गोकुलदास से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करूंगा। बहुत मेहरबानी साहब, मैं कृतज्ञ स्वर में बोला। डॉक्टर कश्यप कार की ओर मुड़ा। साहब, मैं बोला। डॉक्टर मेरी ओर घूमा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। एक बात पूछ सकता हूँ साहब? पूछो। क्या बड़े साहब कभी ठीक नहीं हो सकते? डॉक्टर कश्यप ने गहरी सांस ली और गमगीन स्वर में बोला, बड़े साहब की बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। बरखुरदार। पिछले 4 सालों में से मैं संसार के बड़े से बड़े विशेषज्ञों से मंत्रणा कर चुका हूँ, लेकिन हर किसी ने यही जवाब दिया है कि सर गोकुल दास कभी ठीक नहीं हो सकते। अधिक से अधिक इस बात की आशा की जा सकती है कि शायद उनकी ज़बान चलने लगे, शायद वे बोलने के काबिल हो जाएं, और ऐसा किसी इलाज से नहीं होगा। तो फिर? मैंने उलझनपूर्ण स्वर में पूछा। एक मानव विज्ञान संभावना है। अगर उनको कोई भारी सदमा पहुँचे या वे बेहद आतंकित हो उठे या घबरा जाएं, इस हद तक कि वे अपने मन की बात किसी से कहने के लिए व्याकुल हो उठे, तो हो सकता है कि उनकी वाणी लौट आए। इस संभावना का अंधेरा पक्ष भी है। यह भी हो सकता है कि जो भारी सदमा या आतंक का प्रभाव उनकी वाणी लौटा सकता है, वही उनकी जान ले बैठे। ये बातें आकस्मिक हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती है, और इसलिए यह बात मैंने आज से पहले किसी को बताई नहीं है, यहाँ तक कि नर्स एलिस को भी नहीं। अब क्योंकि मैं तुमसे जिक्र कर बैठा हूँ, इसलिए मेरा राय है कि इस बारे में तुम अपनी जुबान बंद ही रखना। मैं नहीं चाहता कि कोई सर गोकुल दास के सामने जिक्र कर दे कि जो बात उनकी वाणी लौटा सकती है, वही उनके प्राण भी ले सकती है। मैं अपनी जुबान बंद रखूँगा। थैंक यू, तुम समझदार लड़के हो। डॉक्टर अपनी कार में जा बैठा। मैं चुपचाप पोर्टिको में खड़ा रहा। डॉक्टर की कार वहाँ से रवाना हो गई। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। मैंने घूमकर देखा। शांता पता नहीं कब मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। आज मुझे तुमने विधवा होने से बचा लिया, वह फिर बोली। उसके स्वर में व्यंग का स्पष्ट पुट था। मैं चुप रहा। काश तुम इतने होशियार ना होते, वह एक गहरी सांस लेकर बोली। आज सर गोकुल दास को अपने नरकीय जीवन से छुटकारा मिल जाता और आपको अपनी ज़िंदगी और 50 लाख रुपए मिल जाता। मैं धीरे से बोला, समझदार आदमी हो।
लेकिन यह समझदारी दिखाने का वक्त नहीं है। तुम्हें अपनी मालकिन से वही बात करनी चाहिए जो तुमसे पूछी जाए। तुम्हें अपनी राय तभी जाहिर करनी चाहिए जब तुमसे मांगी जाए। समझ गए? समझ गए मालकिन, मैं सिर नवाकर बोला। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि व्हीलचेयर अपने जानबूझकर ज़्यादा जोर से पीछे धकेली थी या वह केवल संयोग था। शांता के चेहरे ने कई रंग बदले। मुझे ऐसा लगा जैसे वह कोई बहुत कठोर बात कहने वाली हो, लेकिन शीघ्र ही वह शांत हो गई। डॉक्टर कश्यप से क्या बात कर रहे थे? वह बदले स्वर में बोली। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या बड़े साहब कभी ठीक नहीं हो सकते? उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि बड़े साहब जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। वे जिंदगी भर हाथ पांव हिलाने के काबिल नहीं हो सकते। और उनकी आवाज़ वापस लौट सकती है उनकी? नहीं, मैं भावहीन स्वर में बोला। डॉक्टर कहता है कि उनके बोल सकने की भी कोई संभावना नहीं है। शांता ने शांति की इतनी गहरी सांस ली कि वह मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। मैं अपना सिगरेट वाला हाथ पीछे किए खड़ा रहा। अब भला मैं अपनी मालकिन के सामने सिगरेट पीने की गुस्ताखी कैसे कर सकता था? आज रात को मैं तुम्हारे क्वार्टर में आऊँगी, वह धीरे से बोली। जी? मैं चिहुका। धीरे बोलो, मेरा इंतज़ार करना, सो मत जाना, और आज की मुलाकात में भला तुम्हारा ही होगा। मेरा भला होगा? हाँ, मेरा क्या भला होगा? मैं सशंक स्वर में बोला। कहीं वह मुझे अपने शरीर का लालच तो नहीं दे रही थी? तुम दोबारा जेल जाने से बचे रहोगे, वह बोली, और लंबे डग भरती हुई वापस कोठी में प्रविष्ट हो गई। मैं भौचक्का सा उसे जाता देखता रहा। जेल के जिक्र के साथ उसने दोबारा शब्द पर विशेष जोर दिया था। मैं भयभीत हो उठा। मेरे पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि वह ब्लफ मार रही थी या वाकई में मेरे बारे में कुछ जान गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह बम के पतीले में आग लगा गई हो, और आग धीरे धीरे उस बम की ओर बढ़ रही हो जो रात को किसी समय फटने वाला था। उसी क्षण मेरी निगाह इमारत के बाएं विंग की ओर घूम गई। किचन की खिड़की में से मार्था पार्टिको की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर अंकित संदेह के भाव इतनी दूर से ही पढ़े जा सकते थे। मैंने सिगरेट फेंक दिया और सहमा सा अपने क्वार्टर की ओर बढ़ गया। रात होने तक मैं स्वयं को काफ़ी नियंत्रित कर चुका था और भयंकर से भयंकर स्थिति से दो चार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैं सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और शांता मेम साहब के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने अपने क्वार्टर का दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं किया था। रात को लगभग 12:30 बजे एक कश्मीरी गाउन में लिपटी हुई शांता बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे क्वार्टर में प्रविष्ट हुई। भीतर आकर उसने द्वार भिड़का दिया। मैंने सिगरेट एश ट्रे में झोंक दिया और उठकर खड़ा हो गया। वह चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक सरसरी निगाह से मुझे सिर से पांव तक देखा और फिर भावहीन स्वर में बोल उठी, बैठो। थैंक यू मैडम, मैं बोला और पलंग के सिरे पर बैठ गया। शांता की पैनी निगाह मेरे चेहरे को टटोल रही थी और मैं भारी असुविधा का अनुभव करता हुआ पहलू बदल रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे शांता मुझे देख नहीं रही थी, बल्कि माइक्रोस्कोप के नीचे रखे किसी कीड़े का परीक्षण कर रही थी। सोच रही हूँ। अंत में वह धीरे से बोली, जब तुम सरदार थे तब भी क्या इतने ही खूबसूरत लगते थे? मैं चौंका नहीं, मैं केवल भयभीत हो गया। सारा दिन इसी बात को सोचते गुजर गया था, इसलिए मैं किसी भी झटके के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो गया था। मैं आपकी बात नहीं समझा, प्रत्यक्षतः मैं उलझनपूर्ण स्वर में बोला। नादान मत बनो,
सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, मैं तुम्हारी हकीकत जानती हूँ। अब मुझसे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं किसी सरदार सिंह सोहल को नहीं जानता। यानी कि तुम अपने आप को नहीं जानते? मेरा नाम वो नहीं है जो आप बता रही हैं। मेरा नाम विमल कुमार खन्ना है। नाम बदल लेने से आदमी नहीं बदल जाता मिस्टर, शांता कर्कश स्वर में बोली। और यह मत समझो कि मैंने तुम्हें अब पहचाना है। मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुम विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उस गुजराती से 2 रुपए का सौदा कर रहे थे। अब मैं वाकई चौंका। नहीं, मैं अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। मुझ पर अविश्वास मत जाहिर करो, बल्कि मुझसे यह पूछो कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। क्योंकि मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम इलाहाबाद में एरिक जॉनसन एंड कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट थे। कैसे? मेरे मुंह से निकला। तुम्हारी पत्नी सुरजीत मेरी सहेली थी। मैं कई बार इलाहाबाद में तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन तुम तो अपनी नवविवाहित पत्नी पर इस कदर फिदा थे कि तुम्हें किसी दूसरी लड़की की और आंख उठाकर देखने की फुर्सत नहीं थी। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। देखा भी होता तो शायद आप पहचानते नहीं, क्योंकि मैं तब एक मामूली लड़की थी और अब मैं एक करोड़पति की पत्नी हूँ। मैं चुप रहा। उसने अपने गाउन में से अखबार की एक कटिंग निकाली और उसे खोलकर मेरे सामने फैला दिया। उस कटिंग में 3-3 की कतार में 12 आदमियों की तस्वीरें छपी हुई थी। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था फरार। सब तस्वीरें के नीचे नाम छपे हुए थे। उनमें से एक तस्वीर एक नौजवान सिख की थी, जिसके नीचे जो नाम लिखा हुआ था वह था सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। नीचे समाचार छपा था। समाचार पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वह समाचार पहले ही देख पढ़ चुका था। मुझे मालूम था उसमें क्या लिखा था।